हाय एवरीवन, आई एम प्रिंस। इससे पहले हमने इतिहास विषय को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है और उसके बाद अब बारी है राज व्यवस्था की। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 के राज व्यवस्था यानी पॉलिटी विषय को। एनसीईआरटी के इस सीरीज में हम उन सभी विषयों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं जो कि यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज से हम पॉलिटी पढ़ने वाले हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं पॉलिटी विषय को। तो पुस्तक का नाम है सामाजिक और राजनीतिक जीवन। इस पुस्तक में हमें क्या सीखने को मिलेगा? यह पुस्तक हमें भारतीय समाज और राजनीति के बुनियादी सिद्धांतों जैसे विविधता, सरकार और स्थानीय प्रशासन के बारे में बताती है। मेरा मानना है जब भी हम इस सब्जेक्ट को पढ़ें तो सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ें कि यह सब्जेक्ट हमारे एग्जाम में काम आएंगे या हमारे यूपीएससी एग्जाम में या फिर कोई अदर एग्जाम में काम आएगा, बल्कि यह समझ के हमें पढ़ना चाहिए कि यह सब्जेक्ट हमें एक शिक्षित नागरिक बनने में बहुत ही बड़ा रोल निभाता है। इसमें दिए गए चीज़ों को जब आप जानेंगे तो आपको यह एहसास होगा कि सरकार और सरकार के बनाए गए कानून किस तरह से काम करते हैं, उन्हें कौन ताकत देता है, वो कैसे बनाए गए नियमों को, कानूनों को देश के इतने बड़े आबादी पर लागू कर पाता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आप इस विषय में बहुत ही अच्छे से जानने वाले हैं। तो हम एक एक करके सभी अध्यायों को पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि हमसे कोई भी चीज़ छूटे ना। तो चलिए पहले अध्याय से शुरू करते हैं। पहला अध्याय है विविधता की समझ। यह अध्याय हमें बताता है कि हमारा देश भारत कितना विविध है, जहाँ विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग रहते हैं। यह हमें यह भी बताता है कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है और विविधता के बावजूद भी हम सब कैसे एक साथ रहते हैं। पॉइंट नंबर 1 है विविधता क्या है। किसी समाज या भौगोलिक क्षेत्र में लोगों के बीच धर्म, भाषा, लिंग, जाति, व्यवसाय, खान पान और वेशभूषा के आधार पर जो भिन्नताएं मिलती हैं उन्हें ही विविधता कहते हैं। भारत में विविधता कैसे है? भारत में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं और अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। ये विभिन्नता को ही तो दर्शाता है। याद रखेंगे जितनी विभिन्नताएं भारत में पाई जाती है उतनी विभिन्नताएं दुनिया के किसी भी देश में नहीं पाई जाती है। अपने देश की खूबसूरती ही यही है कि अपने देश में ना हर एक धर्म के लोग, हर एक जाति के लोग, अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोग सभी मिल जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, विविधता के लाभ। विविधता से हमारे जीवन में कई रंग आते हैं। हम अलग अलग संस्कृतियों के पहलुओं का सम्मान करना सीखते हैं। यह हमें अलग अलग दृष्टिकोण से सोचना सिखाती है। जितने ज़्यादा विकल्प हमारे पास होंगे हमारा जीवन उतना ही सरल और अनुकूलित होंगे। अर्थव्यवस्था पर लाभ भी पड़ता है इसका। साल भर त्यौहार होने के कारण अर्थव्यवस्था में खरीदारी बढ़ती रहती है। तीसरा पॉइंट है विविधता और असमानता। अब जाहिर सी बात है, अगर विविधता कहीं पर है तो इसका मतलब वहाँ पर बहुत सारे प्रकार के लोग रहते होंगे, और जब बहुत सारे प्रकार के लोग हैं तो बहुत सारे प्रकार के सोच भी लोगों के होते होंगे, और इसी सोच के कारण असमानताएं भी उत्पन्न हो जाते हैं। असमानता को अगर हम समझें तो जब कुछ लोगों को दूसरों की तुलना में कम अवसर मिलते हैं तो उसे असमानता कहते हैं। और कहीं ना कहीं असमानता के कारण ही हमें समाज में जाति व्यवस्था देखने को मिलते हैं। मूल कारण नहीं है लेकिन देखने को मिलते हैं। और जाति व्यवस्था को आप कैसे समझेंगे? जाति व्यवस्था एक प्रकार की असमानता थी जिसने लोगों को उनके जन्म के आधार पर विभाजित किया था। और ऐसा भी नहीं है कि विविधता कहीं पर मौजूद है तो वहाँ पर असमानताएं ही देखने को मिलते हैं, वहाँ पर एकता भी होता है। तो चलिए अगला पॉइंट जानते हैं। पॉइंट नंबर 4, विविधता में एकता। भारत में देखें तो यहाँ विविधता में एकता है, जहाँ लोग अपनी पुरानी पहचान, संस्कृति और धर्म को बनाए रखते हुए भी एक साथ रहते हैं। भारत की विविधता में एकता का सबसे बड़ा कारण यहाँ के लोगों की सहिष्णुता है। सहिष्णुता मतलब स्वीकार करने की शक्ति। हम दूसरे धर्मों के देवताओं को भी स्वीकार करते हैं और दूसरे पहनावे या खान पान को भी आसानी से अपना लेते हैं। और यही बात तो भारत की खासियत है, भारत के लोगों की खूबसूरती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक विचार था। उन्होंने अपनी किताब भारत एक खोज में कहा था कि भारतीय एकता बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत गहरी और वर्षों में स्वयं विकसित हुई है। इसका मतलब है भारत में जो विविधता है वो भारतीय के द्वारा ही अपनाए गए हैं। भारत में जो विविधता देखने को मिलती है उसके बाद भी जो भारतीय एकता के साथ रहते हैं वह किसी जाति या धर्म के द्वारा थोपी गई नहीं है। वो भारत में और भारतीय लोगों के बीच स्वयं ही सालों में विकसित हुआ है। अब अगला पॉइंट नंबर 5, विविधता के मुख्य कारण को जानते हैं।
इसके दो कारण हम समझते हैं। पहला भौगोलिक कारण, दूसरा ऐतिहासिक कारण। भौगोलिक कारण में हम क्या समझते हैं? भूगोल तय करता है कि लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं और कैसे दिखते हैं। जैसे कि समुद्र किनारे रहने वाले लोग मछली और चावल का उपयोग करते हैं, जबकि मैदानों में रहने वाले गेहूं और रोटी का उपयोग करते हैं। वहीं ठंडी जलवायु जैसे कश्मीर में लोग कोरे और गर्म कपड़े पहनते हैं। गर्म और नम जलवायु के कारण लोग गहरे रंग के होते हैं और हल्के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, जैसे लुंगी हो गया। इन सब के अलावा हमें क्षेत्रीय तेलों में भी विविधता दिखता है। जैसे कि यूपी बिहार में सरसों का तेल ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है, महाराष्ट्र में सोयाबीन का तेल ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है और दक्षिण भारत में नारियल तेल का प्रयोग ज़्यादा होता है। इसके अलावा हम लोगों के देवताओं में भी विविधता देख सकते हैं। जैसे देवताओं का निर्माण देखें तो भारत के विविध भूगोल ने हमारी सोच को भी विविध किया है, जिससे यहाँ कई देवी देवताओं का जन्म हुआ। जैसे कि नदी को पूजना, पहाड़ को पूजना, जंगल को पूजना, सूर्य और चंद्रमा की पूजा करना, ये सब भौगोलिक कारण ही तो है। और सूर्य पूजन तो हमारे राज्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, छठ पर्व के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे जानते हैं कि विविधता के निर्माण में इतिहास का क्या प्रभाव रहा है। विदेशी व्यापारी, तीर्थयात्री और आक्रामक अपने साथ अपनी भाषा, संस्कृति और धर्म लाए, जिससे भारतीय संस्कृति और समृद्ध हुई। लद्दाख जैसे ठंडा मरुस्थल होने के कारण यहाँ खेती कम होती है। यह प्राचीन व्यापार मार्ग था, इसलिए यहाँ इस्लाम धर्म भारत में सबसे पहले आया था। यहाँ के लोग पश्मीना शॉल बनाते हैं। ये जो शॉल है ना, पश्मीना नामक नस्ल की एक बकरी होती है जिसके ऊन से बनाया जाता है, इसीलिए इसका नाम पश्मीना शॉल रखा गया था। केरल मसालों का प्रमुख केंद्र होने के कारण यहाँ व्यापार होता था। ईसाई धर्म यहाँ 2000 साल पहले ही आ गया था, वास्को डिगामा से पहले। वास्को डिगामा जब भारत की खोज किया उससे पहले। यहाँ का मछली पकड़ने का जाल चीन वाला कहलाता है। ओणम यहाँ का प्रमुख त्यौहार है, जिसमें नौका प्रतिस्पर्धा होता है, मतलब रेस लगाया जाता है नाव से। यहाँ पर बस आप उतना जान लीजिए जो कि एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है। बाकी जब हम आगे राज्य के विशेषताओं के बारे में सीरीज शुरू करेंगे ना, तो उसमें हम हर एक राज्य के बारे में महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे कि उस राज्य का महत्वपूर्ण खेल कौन सा है, नृत्य कौन सा है, पर्व कौन सा है, उस राज्य की विशेषताएं क्या है। ये सब बातें को हम आगे उस सीरीज में जानेंगे। अभी बस इतना ही जाने जो कि एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है। तो इस अध्याय में बस इतना ही। यह अध्याय भी खत्म होता है। अब हम चलेंगे अगले अध्याय पर। हाय एवरीवन, आई एम प्रिंस। आगे पढ़ेंगे अध्याय 2, विविधता और भेदभाव। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे विविधता कभी कभी भेदभाव का कारण बन सकती है। इसमें हमें यह भी बताया गया है कि लोग दूसरों के प्रति पूर्वाग्रह क्यों रखते हैं और कैसे रूढ़िवादिता बनती है। और इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे भेदभाव होता है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो चलिए एक एक करके सभी पॉइंट को जानते हैं। पहला पॉइंट है पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता। पूर्वाग्रह किसे कहेंगे? दूसरों को नकारात्मक रूप से आंकना। जब कोई व्यक्ति किसी के बारे में पहले से ही नकारात्मक धारणा बना लेता है बिना किसी अनुभव के ही, तो उसे पूर्वाग्रह कहते हैं। इसका मतलब है कि मान लीजिए दो व्यक्ति है और वो रास्ते पे चल रहे किसी व्यक्ति को देखकर आपस में कहता है कि ये जरूर गांजा फूंकता होगा, बिना उस व्यक्ति के बारे में जाने कि वो कैसा है, कौन है। सिर्फ उसे देखकर आपस में ये कहने लगना या अपना विचार बना लेना कि वो गांजा फूंकता है, ये पूर्वाग्रह है। रूढ़िबद्ध धारणा या रूढ़िवादिता किसे कहेंगे? जब कोई व्यक्ति अपने पूर्वाग्रहों को ही सत्य मान लेता है तो वह रूढ़िवादी बन जाता है। यह व्यक्ति दूसरे सच को सुनना या स्वीकार करना नहीं चाहता है, बस अपना जो मान लिया है वही सत्य है। जैसे कि मैंने बताया ना वो गांजा फूकने वाला एग्जाम्पल। इसी एग्जाम्पल को और आगे समझते हैं तो वे दोनों व्यक्ति उसी व्यक्ति को कुछ दिन बाद एक हॉस्पिटल में देखता है, जो कि एक डॉक्टर के रूप में वहां पर काम कर रहा होता है और मरीजों को देख रहा होता है। और उस दोनों व्यक्ति को ये बात देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वे दोनों व्यक्ति उस व्यक्ति के बारे में पहले ही अपना पूर्वाग्रह तय कर चुका था कि वे व्यक्ति गांजा फूंकता है। और इस समय उस व्यक्ति को डॉक्टर के रूप में कार्य करते देखकर विश्वास ना करना और अपने पूर्वाग्रह को ही सत्य मानना, इसी बात को कहते हैं रूढ़िवादिता। अब रूढ़िवादिता का कुछ और भी उदाहरण हो सकते हैं। जैसे लड़कियों के लिए क्या है, उन्हें धीमी आवाज में बात करनी चाहिए, उन्हें घर का काम सीखना चाहिए। वहीं लड़कों के लिए माना जाता है लड़के रोते नहीं हैं, वे बहुत मजबूत होते हैं, उन्हें बड़े होकर पैसे कमाने हैं और परिवार पालना है। अब रूढ़िवादिता के नुकसान भी देखने को मिलते हैं। यह सामने वाले व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है।
उन्हें यह जानकर बहुत ही बुरा लगता है कि लोग उनके बारे में कोई अनुभव ना रखते हुए भी उनके बारे में कैसी अवधारणाएं बना रखे हैं, और इसी अवधारणाओं के कारण कभी कभी उन लोगों को भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। तो हमारा दूसरा पॉइंट है भेदभाव। जब लोग पूर्वाग्रहों और रूढ़िवादिताओं के कारण किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, या कोई व्यक्ति पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर किसी अन्य व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग या क्षेत्रीयता के आधार पर किसी सुविधा से वंचित रखता है, तो इसे भेदभाव कहते हैं। भेदभाव से लड़ना कैसे चाहिए? भेदभाव से लड़ने के लिए हमें लोगों को शिक्षित करना होगा और समानता के लिए कानून बनाने होंगे जिससे लोग भेदभाव ना कर सके। समाज में कई तरह के भेदभाव देखने को मिलते हैं। उनमें से सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है वो है जातिगत भेदभाव। अगला पॉइंट नंबर 3 है जातिगत भेदभाव। भारत में जाति व्यवस्था बहुत पुरानी है, जिसने लोगों के लिए जन्म के आधार पर काम निर्धारित किए, जैसे मोची का बेटा मोची ही बनेगा, और ऐसे लोगों को वे लोग नीची जाति के लोग मानते थे, जिसे वे दलित कहकर भी बुलाते थे। दलित शब्द को समझें तो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के लिए यह शब्द इस्तेमाल करते हैं, जिसका अर्थ है दबाया गया या कुचला गया। और अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों को समाज में बहुत ही कम अवसर मिलते हैं किसी काम के लिए। उन लोगों को भी उतना ही अवसर मिले जितना दूसरे लोगों को मिलता है, इसके लिए भारत सरकार ने कानून में आरक्षण का व्यवस्था किया है। और आरक्षण की आवश्यकता आज भी पड़ती है, और यह कब तक पड़ेगी? आरक्षण की आवश्यकता तब तक पड़ेगी जब तक समाज में काम का निर्धारण जाति के बजाय व्यक्ति की योग्यता और क्षमता से ना होने लगे। और जातिगत भेदभाव से लड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? भेदभाव से लड़ने के लिए हमें लोगों को शिक्षित करना होगा, समानता के लिए कानून बनाने होंगे, लोगों को उनके अधिकार के बारे में जानना होगा, तभी जाके जातिगत भेदभाव समाप्त हो पाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि पहले इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाए गए हैं। जातिगत भेदभाव के लिए पहले भी बहुत सारे ज्ञानी लोग इसके खिलाफ बोल चुके हैं, और बाद में जाके जब संविधान का निर्माण हुआ तो उस संविधान में दर्शाया गया कि भारत के सभी नागरिक एक समान हैं। संविधान ना ही किसी उच्च जाति के पक्ष में होगा, ना ही किसी नीच जाति के विरोध में होगा। संविधान कहता है भारत में रहने वाले सभी जाति, सभी धर्म एक समान हैं। और संविधान में इसी समानता के अधिकार को जगह देने के लिए पीछे बहुत सारी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। आइए जानते हैं पॉइंट नंबर 4, समानता की लड़ाई और संविधान। इसमें योगदान किन किन का रहा है? योगदान के बारे में जानें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जैसे स्वतंत्र सेनानियों ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाए थे और संविधान में एक संवैधानिक स्थिति को प्राप्त किए थे। संविधान में समानता के लिए संवैधानिक स्थिति क्या है? भारत का संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। संविधान में जातिगत भेदभाव को अपराध घोषित किया गया है। संविधान ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाया है, जिसका अर्थ है कानून की दृष्टि में सभी धर्म एक समान हैं और सरकार का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। इस तरह हम अध्याय 2 को समाप्त करते हैं। तो इस अध्याय में बस इतना ही, यह अध्याय भी खत्म होता है। अब हम चलेंगे अगले अध्याय पर। हाय एवरीवन, आई एम प्रिंस। आगे पढ़ेंगे अध्याय 3, सरकार क्या है। यह अध्याय हमें सरकार की अवधारणाओं से परिचित कराता है। इस अध्याय में हमें यह बताया गया है कि सरकार क्या करती है, जैसे कानून बनाना, देश की रक्षा करना, सामाजिक सेवाएं प्रदान करना। यह अध्याय हमें लोकतंत्र और राजतंत्र जैसी विभिन्न प्रकार की सरकारों के बारे में भी बताता है। तो चलिए एक एक करके सभी पॉइंट को जानते हैं। पहला पॉइंट है सरकार क्या है। सरकार एक ऐसी संस्था है या कानूनी रूप से अधिकृत लोगों का समूह है जिसके पास किसी देश या समुदाय के लिए निर्णय लेने की शक्ति होती है। अब निर्णय लेने की शक्ति प्रदान है तो क्या अपने मन से निर्णय ले लेगा? नहीं, सरकार अपनी मर्जी से निर्णय नहीं लेती है, बल्कि संविधान कानून के दायरे में रहकर कार्य करती है। सरकार की जरूरत क्यों है, मतलब उसकी आवश्यकताएं क्यों हैं? सरकार की आवश्यकता नागरिकों के कल्याण और विकास के लिए होती है। सरकार के मुख्य कार्य को समझते हैं। सरकार का कार्य है विकास करना। विकास में क्या? सड़क, मेट्रो, स्कूल ये सब बनाना, लोगों को न्याय प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना, और बाढ़, भूकंप जैसे परिस्थिति में आपदा प्रबंधन करके लोगों का कल्याण करना। सरकार और क्या व्यवस्था करती है? तो वह कानून बनाते हैं, उसे लागू करते हैं लोग, ताकि शांति वातावरण में रह सकें। अब आगे जानते हैं सरकार होते कितने प्रकार के हैं। पॉइंट नंबर 2, सरकार के प्रकार। मुख्यतः सरकार 2 प्रकार के देखने को मिलता है। पहला राजतंत्र, दूसरा लोकतंत्र।
राजतंत्र क्या है? एक ऐसा शासन जहां राजा या रानी शासन करता है। वहीं लोकतंत्र क्या है? एक ऐसा शासन जहां लोग अपने नेताओं को चुनते हैं और वो जाके शासन करते हैं। अच्छे से समझे तो राजतंत्र जो है, शासक राजा या रानी होते हैं। सत्ता वंशानुगत तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। लोगों की कोई भूमिका नहीं होती है और वे राजा के निर्णय पर प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ देश के नाम जैसे भूटान, सऊदी अरब। वहीं लोकतंत्र में क्या है? शासक का चयन लोगों द्वारा किया जाता है। सरकार लोगों के लिए, लोगों की और लोगों द्वारा होती है। यदि सरकार सही से कार्य न करे तो लोग उसे अगले चुनाव में बदल सकते हैं, पर ऐसा राजतंत्र में बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, सरकार के स्तर। भारत में शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार को 3 स्तरों में बांटा गया है: केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार की बात करें तो इसका कार्य क्षेत्र जो होता है, राष्ट्रीय हित में विदेशी संबंध, रेलवे, मुद्रा, सेना की सुरक्षा, ऐसे कार्यों पर होता है। और ये सब कार्य कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होते हैं वो यही सब कामों को देखते हैं। दूसरा स्तर है राज्य सरकार। राज्य से जुड़े मुद्दे जैसे राज्यों के भीतर बोर्ड परीक्षा, कृषि, मुफ्त बिजली देना, माध्यमिक और उच्च शिक्षा, इन सब को करना राज्य सरकार का कार्य है। और इसे करते कौन है? तो मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिमंडल करते हैं। तीसरा स्तर है स्थानीय सरकार। इनका कार्य क्षेत्र जो है गांव या शहर के स्थानीय महत्व के मुद्दे से जुड़े होते हैं, जैसे नाली का निर्माण, सार्वजनिक कुआं कहाँ बनेगा, पार्क बनाना, ऐसे कार्यों पर ध्यान देना। इस कार्य को करेंगे कौन? सरपंच या नगर निगम के सरकारी अधिकारी इस काम को करते हैं। तो हमारे देश में 3 स्तर के सरकार होते हैं: केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। अब एक ही स्तर के सरकार ज़्यादा शक्तिशाली ना हो जाए, इसके लिए उनके शक्तियों का पृथक्करण कर दिया गया है। तो अगला पॉइंट जानते हैं, पॉइंट नंबर 4, सरकार के अंग और शक्ति का पृथक्करण। सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं जो एक दूसरे को नियंत्रित करके निरंकुशता से बचाते हैं, यानी तानाशाही से बचाते हैं। इस विचार को शक्ति पृथक्करण कहते हैं। तो सरकार के स्तर को जानने के बाद अब हम जानते हैं सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग को। सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इन सभी के कार्यों को जानते हैं। विधायिका, इनका कार्य है देश के लिए कानूनों का निर्माण करना। कार्यपालिका, इनका कार्य है बनाए गए कानूनों को लागू करवाना और देश का कार्य संचालन करना। और आखिर में न्यायपालिका, इनका कार्य है कानूनों के आधार पर न्याय करना और विवादों को सुलझाना। तो इस अध्याय में बस इतना ही। यह अध्याय भी खत्म होता है। अब हम चलेंगे अगले अध्याय पर। हाय एवरीवन, आई एम प्रिंस। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 4 को, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। यह अध्याय हमें लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में बताता है। इसमें लोगों की भागीदारी, संघर्षों का समाधान और समानता और न्याय के महत्व का वर्णन है। यह हमें यह भी बताता है कि एक लोकतांत्रिक सरकार में हर किसी की राय क्यों महत्वपूर्ण है। एक एक करके सभी पॉइंट को जानते हैं। पहला पॉइंट है लोगों की भागीदारी। ये तो आपको पता होगा कि लोकतंत्र में लोगों की ही भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो इसी बात को हम अच्छे से समझेंगे कि लोग अपना भागीदारी किस तरह निभाता है लोकतंत्र में। सबसे पहले चुनाव प्रणाली को समझते हैं। चुनाव प्रणाली ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार को एक निश्चित अवधि, भारत में तो 5 साल के लिए चुना जाता है। लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं जो कि सांसद या विधायक के रूप में कहलाते हैं। जीतने के बाद सरकार का गठन होता है। तो सरकार का गठन मतलब जिस पार्टी को कुल सीटों के आधे से अधिक सीटें मिलती हैं वह पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है। यदि किसी को बहुमत ना मिले तो वो गठबंधन की सरकार बनाती है। इस चीज़ को हम अच्छे से इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए देश के अंदर 2 पार्टी है और पूरे देश में 543 सीटें मौजूद हैं चुनाव के लिए, जिनमें से दोनों पार्टियों में से किसी के भी सांसद अगर 273 से ऊपर की सीटें जीत लेता है, चाहे वो पहला पार्टी जीते या दूसरा पार्टी जीते, मतलब दोनों में से कोई भी पार्टी अगर 273 से ज़्यादा सीटें जीत लेता है तो उनका पूर्ण बहुमत से सरकार बन जाता है। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि दोनों में से कोई भी पार्टी 273 सीटें जीत ही नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कई छोटे छोटे पार्टियों को मिलाकर एक गठबंधन की सरकार बनाया जाता है। मतलब किसी तरह से 273 प्लस सीट लानी पड़ती है, तभी जाके किसी पार्टी का सरकार बन पाता है। अगर 273 से नीचे की सीट है तो वो सरकार हार जाती है।
मतलब साफ है, सरकार बनाने के लिए देश भर में चुनाव कराए जाते हैं 543 सीटों पर, जिनमें से 273 प्लस सीटें कोई भी पार्टी जीत लेती है तो उनकी सरकार बन जाती है पूर्ण बहुमत से, और जो पार्टी उनसे कम सीटें जीतती है वो पार्टी हार जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टी 273 सीटें भी नहीं जीत पाती है तो उसमें छोटे छोटे पार्टियों को मिलाकर गठबंधन की सरकार बनाई जाती है। और जब देश के अंदर कोई पार्टी जीत जाता है तो वो अपना एक मुखिया चुनता है जिसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति, भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। याद रखेंगे, भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। जीतने वाली पार्टी के सांसद अपने नेता को चुनते हैं जिसे फिर नियुक्त अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रधानमंत्री के सीट के लिए। शायद आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार फिर से समझा देता हूँ। भारत में सरकार 5 साल के लिए बनती है और हर एक 5 साल में फिर से चुनाव होता है। चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, जनता ही सरकार को चुनती है कि किसकी पार्टी सरकार बनाएगी। देश भर में 543 सीटों पर चुनाव करवाए जाते हैं, जिनमें से जो भी पार्टी 273 प्लस सीटें जीतती है उसकी सरकार बनती है, पूर्ण बहुमत की सरकार कहलाती है वो। और कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि दोनों पार्टियों में से कोई भी पार्टी 273 प्लस सीट ला ही नहीं पा रही है, तो ऐसे में ना छोटे छोटे पार्टियों को जोड़ के गठबंधन की सरकार बनाई जाती है और जीतने वाले पार्टी अपने सांसद या अपने नेता को चुनते हैं प्रधानमंत्री के पद के लिए। प्रधानमंत्री का कोई चुनाव नहीं होता है, उसे नियुक्त किया जाता है। बस इतना समझना है इसमें, और कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये क्या है? तो सभी को वोट देने का अधिकार, ऐसा समझ सकते हैं। यह अधिकार देश के हर वयस्क नागरिक जो 18 वर्ष के ऊपर हैं को दिया जाता है, बिना किसी जाति, धर्म, शिक्षा या आर्थिक स्थिति के भेद के बिना सभी को समान अधिकार दिया जाता है वोट करने के लिए। इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? भारत ने आज़ादी के साथ ही इसे लागू कर दिया था, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने आज़ादी के बहुत वर्ष बाद इस चीज़ को लागू कर पाए थे। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में महिलाओं और गरीबों को यह अधिकार लंबे संघर्ष के बाद मिला था, जबकि हमारे देश में तो आज़ादी के साथ ही लागू कर दिया गया था। अब लोकतंत्र में सिर्फ चुनाव करके ही भागीदारी नहीं निभा सकते हैं, लोग भागीदारी के अन्य तरीके भी अपना सकते हैं। मतदान के अलावा लोग विरोध प्रदर्शन, धरना, जुलूस, हड़ताल कर सकते हैं, टेलीविज़न पर वाद विवाद कर सकते हैं और सोशल मीडिया पर विचार व्यक्त करके भी सरकार में भाग लेते हैं। और एक अच्छे और शिक्षित नागरिक का काम ही है कि वो अपने सरकार के अच्छे और बुरे दोनों बातों पर विवाद करे, अपने परेशानियों को सरकार तक पहुंचाए और उन्हें दूर करने के लिए सरकार को मजबूर करे। कई बार समाज में विवादें हो जाते हैं तो उन विवादों को भी सरकार ही हल किया करते हैं। तो आइए जानते हैं विवादों का समाधान। पॉइंट नंबर 2 है विवादों का समाधान। जब विभिन्न सामाजिक समूहों में तालमेल नहीं बैठता है तो विवाद उत्पन्न होते हैं, जो कई बार हिंसात्मक हो जाते हैं। ऐसे में सरकार की भूमिका क्या बनती है? सरकार की जिम्मेदारी है कि वह विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से करे, कानून और न्यायपालिका के मदद से। उदाहरण के लिए 2 राज्यों के बीच नदी जल बंटवारे का विवाद या धार्मिक जुलूसों के रास्ते को लेकर होने वाले विवाद, ऐसे विवाद सरकारों के द्वारा ही सुलझाया जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि सामाजिक लोग जब भी ऐसे मुद्दों को सुलझाने की कोशिश करते हैं तो समूहों में तालमेल नहीं बैठता है और विवाद उत्पन्न होते हैं, जो कि अक्सर हिंसात्मक भी हो जाता है। इसी चीज को रोकने के लिए सरकार द्वारा कानून लाए जाते हैं, जो कि सभी पे बराबर लागू होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 3, समानता और न्याय। लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण है यह समानता और न्याय के लिए काम करता है, ताकि समाज में लैंगिक या जातिगत असमानता ना रहे। असमानता का इतिहास को अगर समझें तो जाति व्यवस्था और लैंगिक असमानता एक बड़ा अभिशाप रहा है। जाति व्यवस्था में दलितों को न्यूनतम मानव अधिकार से वंचित रखना, लैंगिक असमानता में लड़कियों को कम अवसर देना, ऐसे असमानता देखे गए हैं। इन्हीं सब चीज़ों को समाज से दूर करने के लिए सरकार अपने तरफ से कानून लाते हैं, कठोर कदम उठाते हैं। तो चलिए जानते हैं संवैधानिक और सरकारी कदम क्या होते हैं इन सब चीज़ों को खत्म करने के लिए। संविधान सभी नागरिकों को बराबरी का दर्जा देता है। छुआछूत जैसे मामलों पर कानूनी रोक लगाई गई है। समाज के पिछड़े वर्गों को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण रिजर्वेशन दिया गया है, ताकि वे लोग भी समान लोगों की तरह अवसरें पा सकें और अपने आप को दूसरे लोगों से छोटा या असमान ना समझें।
लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में मुफ्त शिक्षा दी जाती है, स्कॉलरशिप दिए जाते हैं और भी बहुत सारे उसके लिए भारत सरकार योजनाएं लाते हैं ताकि लड़कियां भी किसी क्षेत्र में कम ना रह जाएं, वो भी बढ़ चढ़ के अपना योगदान हर एक क्षेत्र में दिखाएं, चाहे वो खेल के क्षेत्र हो, सेना के क्षेत्र हो। तो इस अध्याय में बस इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे अगले अध्याय को। और जाते जाते कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तुम लोग करते नहीं हो, सिर्फ वीडियो देख लेते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, कर लेना सब्सक्राइब। तो इस अध्याय में बस इतना ही, यह अध्याय भी खत्म होता है। अब हम चलेंगे अगले अध्याय पर। हाय एवरीवन, आई एम प्रिंस। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 5, पंचायती राज। यह अध्याय हमें पंचायती राज के बारे में बताता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। इसमें ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत की भूमिकाओं का वर्णन है। यह हमें यह भी बताता है कि पंचायती राज कैसे काम करता है और यह लोगों को कैसे सशक्त बनाता है। तो चलिए सभी पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। पहला पॉइंट है ग्राम सभा या ग्रामीण स्थानीय सरकार। ग्राम सभा किसे कहेंगे? यह गांव के सभी वयस्कों की एक बैठक होती है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं ग्रामीणों के समूह को ग्राम सभा कहा जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। इसकी ताकत को इस बात से समझ सकते हैं कि कई ग्राम सभा मिलकर चाहे तो एक सरकार को भी गिरा सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसके महत्व को भी हमें समझना चाहिए। इसके महत्व को आप इससे समझ सकते हैं कि पंचायती राज भारत में लोकतंत्र का सबसे निचला स्तर और विकेंद्रीकरण का प्रमाण है। मतलब जड़ें, अगर कोई पेड़ है तो उसकी जड़ें, ग्राम सभा जो है वो सरकार की जड़ें होती है। अगर वो हिला तो समझो सरकार गिरा। तो आप याद रखेंगे लोकतंत्र का सबसे निचला स्तर क्या है? वो पंचायती राज है। और ये विकेंद्रीकरण होता है। विकेंद्रीकरण को हम समझते हैं। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्तियों का एक केंद्र पर केंद्रित ना होकर विभिन्न स्तरों पर बांटा जाना। यह परिवारों और सरकारों दोनों के लिए जिम्मेदारी का एहसास कराता है। पॉइंट नंबर 2 है पंचायती राज के 3 स्तर। हमारे देश में ग्रामीण पंचायत 3 स्तरों पर कार्य करती है। वो 3 स्तर हैं। पहला स्तर है ग्राम पंचायत, दूसरा स्तर है पंचायत समिति या जनपद पंचायत बोल सकते हैं इसे, तीसरा स्तर है जिला परिषद। तीनों को अच्छे से समझते हैं। पहला ग्राम पंचायत, ये सबसे निचला स्तर होता है। यह गांव के स्तर पर होती है। इसकी संरचना को समझते हैं। इसमें सरपंच, मुखिया और चुने हुए पंच, जिसे वार्ड सदस्य भी कहते हैं, ये सब होते हैं। और इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। मतलब 5 साल के बाद इन सभी का फिर से चुनाव किया जाता है। दूसरा है पंचायत समिति या जनपद पंचायत। यह ब्लॉक या तहसील स्तर पे होती है। इसका भूमिका क्या होता है? तो यह ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच संयोजक कड़ी का काम करती है। मतलब ग्राम पंचायत के मुद्दों को जिला स्तर पे पहुंचाने का काम पंचायत समिति ही करते हैं, जो कि ब्लॉक या तहसील स्तर पे होती है। सभी जिले में ब्लॉक होते हैं और वहां पर जो बैठते हैं वो तहसीलदार कहलाता है। अब कुछ राज्यों में ये स्तर देखने को नहीं मिलता है क्योंकि उसकी आबादी बहुत कम होता है। तो उस राज्यों में इस स्तर को छूट, मतलब जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम है उन्हें यह मध्यवर्ती स्तर बनाने से छूट दी गई है। तीसरा स्तर है जिला परिषद, शीर्ष स्तर, सबसे ऊपर का स्तर। यह जिला स्तर पे होती है। अध्यक्षता इसका कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता भारतीय प्रशासनिक सेवा के आईएएस अधिकारी कलेक्टर करते हैं। वही डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। हाँ, ये वही पद है जो कि जिला स्तर पे होता है। इसका कार्य क्या होता है? इनका कार्य पूरे जिले की पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के कामों की निगरानी करना है। और भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन ये सबसे ऊपर के स्तर होते हैं। तो इनका काम मुख्यतः होता है कि इनके छोटे जो स्तर हैं, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, उन सभी पे निगरानी रखना और सुचारू रूप से काम को करवाना। हाँ, ये सब चीज़ों को पढ़ के ना ऐसा फील होता है कि हाँ, अधिकारी वाले पढ़ाई को पढ़ा जा रहा है। इन सब छोटी छोटी चीज़ों को जान के छोटा अधिकारी वाला फीलिंग आता है, क्योंकि ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। अभी छोटा अधिकारी वाला ही फीलिंग ले लो, बाकी जब बड़े स्तर की पढ़ाई करेंगे ना, लक्ष्मीकांत को जब पढ़ेंगे तब बड़ा अधिकारी वाला फीलिंग लेना। अब अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर। तो चलिए ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले सदस्यता को समझते हैं। मतलब ग्राम सभा के सदस्य कौन कहलाएंगे और ग्राम पंचायत के सदस्य कौन कहलाएंगे।
तो ग्राम सभा का सदस्यता की बात करें तो उस गांव के सभी वयस्क जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुका है, उस गांव के सभी वयस्क नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में है, वो सभी ग्राम सभा के सदस्य कहलाएंगे। वहीं ग्राम पंचायत के सदस्य ये चुने हुए प्रतिनिधियों का समूह होता है जिनमें सरपंच और पंच शामिल होते हैं, और ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को ग्राम सभा के नागरिक ही चुनकर बनाते हैं। सीधी सी बात है, ग्राम सभा के सदस्य कौन? आम नागरिक, आम जनता, जो कि चुनकर सरपंच और पंच बनाएंगे, जो कि ग्राम पंचायत के सदस्य कहलाएंगे। अब ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की प्रकृति को समझते हैं। ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अद्भुत उदाहरण होता है, वहीं ग्राम पंचायत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के तहत काम करती है। अब इनके कार्य को देखते हैं। ग्राम सभा का जो मुख्य कार्य होता है वो ग्राम पंचायत के कार्यों की निगरानी करना होता है। गड़बड़ी या पैसों के दुरुपयोग पर सरपंच से सवाल जवाब करना होता है। और ग्राम पंचायत का क्या कार्य होता है? ग्राम पंचायत का तो कार्य ही है ग्राम सभा के लिए कार्य करना। तभी तो ग्राम पंचायत के कार्यों की निगरानी ग्राम सभा करते हैं कि तुम्हें चुन के भेजा है तो तुम हमारे लिए काम करोगे। अगर काम गलत करोगे, पैसों का दुरुपयोग करोगे तो हम तुमको लतियेबो करेंगे। अब अध्यक्ष के बारे में जाने तो ग्राम सभा का अध्यक्ष सरपंच या मुखिया होता है। कहीं कहीं पर प्रधान के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और ग्राम पंचायत के अध्यक्ष कौन होते हैं? सरपंच ही होंगे, क्योंकि ग्राम सभा के नागरिक जिसे चुनता है प्रतिनिधि के रूप में वो सरपंच ही तो होता है ना। ग्राम सभा में अन्य कर्मचारी भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि ग्राम सचिव। यह चुनकर नहीं आता है बल्कि सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका काम बैठकों का रिकॉर्ड रखना है। जो ग्राम सभा का बैठक हो रहा है ना, और उसमें जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं आम जनता के द्वारा, उन सभी का रिकॉर्ड रखना होता है ग्राम सचिव का काम। पंचायत सीरीज देखे हो ना, उसमें जो प्रधान जी था वो कौन था? वो ग्राम सभा का मुखिया ही तो था। और सचिव जो था, रिंकिया के बॉयफ्रेंड जो विधायक के घोड़ा लेके भाग गया था, वो कौन था? ग्राम सचिव ही तो था। वो सेक्रेटरी था। वो ग्राम सभा द्वारा थोड़ी चुना गया था। ग्राम सभा द्वारा तो प्रधान जी चुने गए थे, जो कि अगले इलेक्शन में हार जाते हैं। सचिव तो सरकार द्वारा नियुक्त होकर आया था। वैकेंसी निकलती है सचिव की, उसके द्वारा चयनित किया जाता है ग्राम सचिव का। अब अगला पॉइंट को समझते हैं। पॉइंट नंबर 4, ग्राम पंचायत के कार्य और वित्तीय स्रोत। ग्राम पंचायत का कार्य क्या होगा? जन सुविधाओं का निर्माण, रख रखाव, सड़क नालियां स्कूल ऐसी चीज़ों का रख रखाव, स्थानीय करों का निर्धारण, वसूली और सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करवाना, जैसे मनरेगा जैसी योजनाओं का, जिसमें लोगों को काम दिए जाते हैं। मनरेगा के बारे में अगर जाने तो यह पूरे विश्व में एकमात्र योजना है जो ग्रामीण लोगों को रोजगार की गारंटी देता है। अब ग्राम पंचायत के वित्तीय स्रोत क्या होते होंगे? ऐसा सोचो कि आपके गांव में नाली बनाना है या सौर पैनल लगाना है, तो उस चीज़ के लगाने के पैसे कौन देता होगा? या फिर आपके गांव में कोई सड़क बनना है, कुआं खुदवाना है, चापाकल गड़वाना है, टीवी लगवाना है, वाईफाई लगवाना है, तो उन सब चीज़ों के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? तो इन चीज़ों के लिए पैसे मकानों और बाजारों से टैक्स के रूप में आता है। सरकारी योजनाओं से मिलने वाली राशि होती है जो सरकार द्वारा दिया जाता है। और सामुदायिक कार्यों के लिए दान चंदा करके जो पैसे इकट्ठा किए जाते हैं, उनसे इन सब कार्यों को किया जाता है। हमारे गांव में तो सामुदायिक कार्यों के लिए जो चंदा में पैसे आते हैं, उनसे आधे पैसे का कार्य होता है और आधे पैसे का ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम करवा देते हैं। और ऑर्केस्ट्रा में पूरा गांव जुटता है और मुख्य अतिथि गांव का मुखिया होता है। और मुखिया जी को खुश करने के लिए जो गाने बजाए जाते हैं वो होता है, ए मुखिया जी मन होके तब बोली, नहीं तरवा खाई बर्दाश्त वाला गोली। और ये लाइन जैसे ही गाने में बजेगा, एक गोली फायरिंग होगा और दंगा फसाद चालू। और दंगा फसाद को रोकने के लिए फिर से कानून को पढ़ो, फिर से चंदा करो, दंगा फसाद में जो सब सामान टूट गए उन सभी का मुआवजा भरो, चलो जाओ। तो इस अध्याय में बस इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे अगले अध्याय को। फिलहाल के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय। हाय एवरीवन, आई एम प्रिंस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 6, ग्रामीण प्रशासन। यह अध्याय हमें ग्रामीण प्रशासन के बारे में बताता है। इसमें पुलिस, तहसीलदार और पटवारी जैसे अधिकारियों की भूमिकाओं का वर्णन है। यह हमें यह भी बताता है कि ये अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने और भूमि रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने के लिए कैसे काम करते हैं। चलिए एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। पहला पॉइंट है ग्रामीण प्रशासन। गांव के प्रशासन में कानून व्यवस्था बनाए रखने और भूमि रिकॉर्ड को रखने का कार्य किया जाता है।
अब ऐसा भी नहीं है कि ये सारे काम एक ही लोग करते हैं या एक ही अधिकारी करते हैं, सभी का काम बटा हुआ है, तो सभी के कामों को अच्छे से समझते हैं। थाना अध्यक्ष, इनका कार्य क्या है? ये पुलिस थाने का मुखिया होता है। इसका काम है शिकायतें यानी एफआईआर दर्ज करना और अपने क्षेत्र में शांति बहाल करना। पटवारी और लेखपाल, ये राजस्व वसूली तंत्र का सबसे निचला कर्मचारी है। राजस्व वसूली तंत्र मतलब रेवेन्यू कलेक्टर के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। राजस्व वसूली तंत्र का सबसे उच्च अधिकारी जिले स्तर पे जो होता है ना, वो कलेक्टर होता है। और राजस्व वसूली तंत्र का सबसे निचला कर्मचारी पटवारी लेखपाल होता है। समझने की बात है, इनका कार्य क्या होता है? भूमि का लेखा जोखा रिकॉर्ड रखना, जमीन के मालिक का रिकॉर्ड रखना और लगान लैंड रेवेन्यू वसूल करना। अगर आप गांव से हैं या फिर कभी पटवारी या तहसीलदार के दफ्तर गए होंगे तो वहां पर आपको एक शब्द सुनने को मिलता होगा, खसरा। आइए इस शब्द को समझते हैं। खसरा शब्द जो होता है पटवारी द्वारा रखा जाने वाला जमीन का रिकॉर्ड को कहते हैं, जिसमें मालिक, क्षेत्रफल, फसल और कुआं, ट्यूबवेल जैसी सुविधाओं का विवरण होता है। आप इस चीज़ को सरल भाषा में इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक किसान है जिसके नाम पे कुछ ज़मीन है और वह ज़मीन सरकार के दफ्तर में सरकार के कागज़ों पर खसरा संख्या के नाम पर दर्ज होगा। किसान जब भी पटवारी से अपने ज़मीन का रिकॉर्ड मांगेगा, अपने ज़मीन के बारे में जानकारी मांगेगा, तो पटवारी सबसे पहले किसान से उनके ज़मीन का खसरा संख्या ही पूछेगा और खसरा संख्या बताने के बाद ही पटवारी यह सत्यापित करेगा कि वो ज़मीन किसके नाम पे है, वो ज़मीन का क्षेत्रफल कितना है, उस ज़मीन पे कौन से फसल उगाए गए थे या उगाया गया है, उस ज़मीन में क्या कोई कुआं भी है या कोई ट्यूबवेल भी गड़ा हुआ है। इन सभी जानकारियों को खसरा संख्या के नाम पर ही दर्ज किया जाता है। मतलब अगर कोई ज़मीन है तो उसका खसरा संख्या जरूर होगा। मतलब सीधी भाषा में समझे तो खसरा जो होता है पटवारी द्वारा रखे जाने वाला ज़मीन का रिकॉर्ड होता है। अब पटवारी के बारे में जानने के बाद हम जानते हैं तहसीलदार के बारे में। कई पटवारियों के ऊपर तहसीलदार होता है जो उनके कार्यों का निरीक्षण करता है। यह विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने और जमीन से जुड़े विवादित मामलों की सुनवाई का काम करता है। और इन सभी के ऊपर होगा कलेक्टर, जिला अधिकारी। जिला स्तर पर राजस्व वसूली तंत्र का मुखिया कलेक्टर होता है जो आईएएस अधिकारी होता है। और यही सब अधिकारी मिलके गांव के प्रशासन में कानून व्यवस्था को बनाए रखता है। तो इस अध्याय में बस इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे अगले अध्याय को। फिलहाल के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय। हाय एवरीवन, आई एम प्रिंस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 7, शहरी प्रशासन। यह अध्याय हमें शहरी प्रशासन के बारे में बताता है। इसमें नगर निगम, नगर पालिका और महानगर पालिका जैसी शहरी स्वशासन की संस्थाओं का वर्णन है। यह हमें यह भी बताता है कि ये संस्थाएं शहरों में कचरा प्रबंधन, पानी की आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी सेवाएं कैसे प्रदान करती है। पहला पॉइंट है शहरी प्रशासन के निकाय। शहरों में प्रशासन का कार्य नगर पालिकाओं या नगर निगमों द्वारा किया जाता है। अब नगर पालिकाएं कहाँ पर प्रशासन करेगी और नगर निगम कहाँ पर प्रशासन का कार्य करेगी, इसको समझते हैं। छोटे शहर में नगर पालिका का प्रशासन कार्य होगा और बड़े शहर में नगर निगम प्रशासन का कार्य करेगा। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिन्हें हम ना छोटे शहर के श्रेणी में रख सकते हैं और ना ही बड़े शहर के श्रेणी में रख सकते हैं। ऐसे क्षेत्र को हम मिश्रित क्षेत्र कहते हैं। और इस क्षेत्र के प्रशासन कार्य के लिए नगर पंचायत होते हैं जो ना पूरी तरह से शहर है ना गांव है, ऐसे क्षेत्रों के लिए। अब अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, संरचना और कार्य प्रणाली। अब हम नगर पालिका और नगर निगम के कार्य प्रणाली को समझते हैं। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि वार्ड और पार्षद कहाँ पर मौजूद होंगे। हर नगर पालिका को छोटी इकाइयों में बांटा जाता है जिसे वार्ड कहते हैं और हर वार्ड के लोग अपना एक पार्षद चुनते हैं जिसे वार्ड काउंसलर कहते हैं। गांव में तो लोग वार्ड ही कहते हैं। अब ये तो छोटे शहर गांव में पाए जाते हैं। बड़े शहरों में क्या, आइए समझते हैं। शहर बड़े होते हैं इसलिए कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न समितियां बनाई जाती हैं, जैसे सफाई समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति। पार्षद इन समितियों के सदस्य होते हैं। कहीं कहीं पर लोगों द्वारा सदस्य ना चुन करके सरकार द्वारा खुद कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं, उसे हम प्रशासनिक कर्मचारी कहेंगे। प्रशासनिक कर्मचारी जल आपूर्ति, सफाई, स्वास्थ्य आदि विशिष्ट कार्यों के लिए सरकार द्वारा प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति किए जाते हैं। अब इन सभी कामों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तो चलिए वित्तीय स्रोत को समझते हैं।
इन सभी कामों के लिए जो वित्तीय स्रोत है, मकान, जल, बाजार, मनोरंजन और वाहनों पर टैक्स के रूप में वसूला जाता है। इसके अलावा सरकार से अनुदान भी मिलता है इन सब कार्यों को पूरा करने के लिए। कई बार हमें यह सुनने को मिलता है कि यह रोड फलाने कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया है, यह पार्क फलाने कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया है। तो यह कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। खर्च घटाने के लिए नगर पालिकाएं आजकल कई काम प्राइवेट ऑपरेटर्स को ठेके पर दे देती है। इससे काम की क्षमता बढ़ी है, लेकिन मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा और नौकरी की सुरक्षा कम हुई है। काम भी बहुत ही बेकार करते हैं प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, और ग्रामीण मजदूरों का काम भी छीन लेता है। अगर वो मजदूरों को काम देता भी है तो उसे मजदूरी बहुत कम देता है। लेकिन फिर भी सरकार प्राइवेट कंपनियों को ही काम सौंपती है, यह कह के कि काम जल्दी हो जाएगा और खर्च कम लगेगा। ऐसा नहीं है कि सभी प्राइवेट कंपनियां बुरे काम करके देते हैं। कुछ प्राइवेट कंपनियां ऐसा भी हैं देश में जिनके द्वारा किए गए कार्य बहुत वर्षों तक अच्छे कंडीशन में दिखते हैं। एक उदाहरण है सूरत का। 1994 में सूरत में प्लेग फैलने के बाद नगर निगम ने मुस्तैदी से काम किया और शहर की अच्छी तरह से सफाई हुई, जिसके बाद सूरत भारत के सबसे साफ शहरों में गिना जाने लगा था। और ये काम किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि नगर निगम के मुस्तैदी से काम करने के कारण हुआ था। तो इस अध्याय में बस इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे अगले अध्याय को। फिलहाल के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय। हाय एवरीवन, आई एम प्रिंस। हेलो एवरीवन, आई एम प्रिंस। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 8 को, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका। यह अध्याय हमें ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका के बारे में बताता है। इसमें खेती, पशुपालन और दस्तकारी जैसी गतिविधियों का वर्णन है। यह हमें यह भी बताता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए किन समस्याओं का सामना करते हैं। चलिए एक एक करके सभी पॉइंट को जानते हैं। पहला पॉइंट है ग्रामीण आजीविका के प्रकार। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य आजीविका कृषि से जुड़ी होती है। सबको पता है कि गांव है तो वहाँ पर खेती बाड़ी, पशुपालन ये सब होते होंगे। ये तो एक साधारण सी बात है। अगर गांव है तो वहाँ पर आजीविका का क्या साधन है? खेती बाड़ी, पशुपालन, यही सब तो होता है। गांव में 40% परिवार खेतीहर मजदूर होते हैं। खेतीहर मजदूर मतलब खेतों में काम करने वाले मजदूर। किसानों को 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है: बड़ा किसान, छोटा किसान, भूमिहीन किसान। बड़ा किसान के बारे में जानें तो इनके पास गांव की अधिकांश जमीन होती है। उपज परिवार की ज़रूरतें पूरा करने के बाद बाजार में बेची जाती है। ये खुद खेतों में काम नहीं करते हैं, बल्कि मजदूरों को काम पर लगाते हैं। बड़ा किसान है तो उनके पास अधिक से अधिक जमीन होगा जिन पर वो फसल उपजाएगा और अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करके जो बाकी के उपज बचेगा उसे बाजार में जाके बेच देगा। और वो बड़ा किसान होता है तो वो खुद से खेतों में काम नहीं करता है, बल्कि मजदूरों को काम पर लगाता है। अब जानते हैं छोटा किसान किसे कहेंगे। किसानों की सबसे बड़ी संख्या इसी श्रेणी में आती है। ये मुख्य रूप से खुद ही खेतों पर काम करते हैं और अपनी ज़रूरतें पूरी होने तक ही उपज पैदा कर पाते हैं। मतलब गांव के अंदर जो अधिकतर किसान होता है वो छोटा किसान ही होता है और खेतों में खुद ही काम करके फसल को उपजाते हैं। इनके पास ज़्यादा ज़मीन भी नहीं होता है तो उपज सिर्फ ये उतना ही पैदा कर पाते हैं जितना कि इनके परिवार का पालन पोषण हो जाए। अब जानते हैं भूमिहीन किसान के बारे में। भूमिहीन किसान, इनके पास कोई ज़मीन नहीं होता है। ये दूसरों की ज़मीन पर मजदूरी करते हैं जिन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है। ये साल के कुछ महीने रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करते हैं ताकि इनके परिवार का भरण पोषण हो पाए, क्योंकि साल भर फसल तो उपजाए नहीं जाते हैं। जब फसल लगाने का समय होता है तो इन्हें काम मिलता है खेतों में, उसके बाद ये बेरोजगार हो जाते हैं और दूसरे किसी काम का ज्ञान इन्हें ना होने के कारण इन्हें शहर की तरफ पलायन करना पड़ता है अपने परिवार की रोजी रोटी के लिए। अब जानते हैं किसानों को फसल उपजाने में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अगला पॉइंट नंबर 2, कृषि से जुड़ी समस्याएं। किसानों को सबसे ज़्यादा जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है वो है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी को आप इससे समझ सकते हैं कि खेतों में साल के कुछ महीनों में ही रोजगार मिलता है, बाकी महीने मजदूरों के पास काम नहीं होता है। मतलब जब खेतों में जुताई, बुआई, निराई, कटाई का काम चलता है तभी इन लोगों को रोजगार मिलता है। उसके बाद ये मजदूरों के पास कोई काम नहीं रहता है और ये किसान लोग बेरोजगार हो जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा समस्या जो है वो ऋण का समस्या है जिन्हें किसानों को सामना करना पड़ता है।
आइए समझते हैं ऋणग्रस्तता से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ता है। छोटे किसानों को खाद बीज के लिए साहूकारों या महाजनों से ऋण लेना पड़ता है। इन ऋणों पर ब्याज दर बहुत ऊंची होती है, जिससे किसान कर्ज के जाल में फंस जाते हैं और अक्सर गांवों में देखा गया है कि ऋण ना चुका पाने की स्थिति में साहूकार किसानों के जमीन जब्त कर लेते हैं। अब किसान लोग साहूकारों के झांसे में ना आए और किसान लोगों को उनके फसल का ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य मिले, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचे, इसके लिए सरकार क्या उपाय करते हैं, आइए जानते हैं। सरकार उनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है, जिस पर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किसानों से फसल खरीदती है। मतलब भारत सरकार के तरफ से एक मूल्य निर्धारित किया जाता है किसानों के फसल के लिए, जिस मूल्य पर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किसानों से फसल खरीदता है और किसानों को उससे लाभ मिलता है। गांवों में खेती के अलावे भी आजीविका के छोटे छोटे साधन देखे जाते हैं। आइए उन सभी साधनों को जानते हैं। तो अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, आजीविका के अन्य साधन। अन्य साधन में जैसे पशुपालन को समझते हैं। किसान अतिरिक्त आय के लिए पशुपालन जैसे गाय, भैंस, बकरी ऐसे जीवों को पालना। मैदानी क्षेत्र में रहने वाले किसानों के लिए तो नहीं, लेकिन उन किसानों के लिए एक समस्या और भी होता है जो कि पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं या फिर वैसे किसानों को जहां पर खेती करने के लिए सपाट जमीन नहीं उपलब्ध होते हैं। तो ऐसी जगहों पर सीढ़ी नुमा खेती करने का तरीका अपनाया जाता है। सीढ़ी नुमा खेती मतलब पहाड़ी ढलानों पर छोटे सपाट टुकड़ों में खेती करना। इससे पानी ठहरा रहता है और जमीन का कटाव नहीं होता है। यह विशेष रूप से चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। गाँव में चावल के फसल को धान के फसल के नाम से भी जाना जाता है। आजीविका के अन्य पेशे भी देखने को मिलते हैं। बाजार हाट से जुड़े लोग होते हैं जो कि गाँव से सब्जी फल फूल उगाकर बाजारों में जाकर हाट लगाकर बेचते हैं। वो भी एक आजीविका का साधन ही है। और भी आजीविका के साधन हैं जैसे साइकिल मरम्मत का दुकान, बढ़ईगिरी, गुड़ बनाना, मिठाई बनाना, ये सभी आजीविका के ही साधन हैं। तो इस अध्याय में बस इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे अगले अध्याय को। फिलहाल के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय। हाय एवरीवन, आई एम प्रिंस। हेलो एवरीवन, आई एम प्रिंस। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 9, शहरी क्षेत्रों में आजीविका। यह अध्याय हमें शहरी क्षेत्रों में लोगों की आजीविका के बारे में बताता है। इसमें उद्योग, सेवाएं और व्यापार जैसी गतिविधियों का वर्णन है। यह हमें यह भी बताता है कि शहरी क्षेत्रों में लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए किन किन समस्याओं का सामना करते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी पॉइंट को अच्छे से जानते हैं। पहला पॉइंट है शहरी आजीविका के प्रकार। शहरों को कृषि उत्पादन के लिए हमेशा गांवों पर निर्भर रहना पड़ता है। शहरों में लोगों का मुख्य पेशा खेती बाड़ी नहीं होता है। मतलब है कि शहर के लोग जो होते हैं वो गांव के लोगों की तरह खेती बाड़ी पर तो निर्भर रहते नहीं हैं। वह रोजी रोजगार के लिए सुरक्षा और लाभ के आधार पर काम करते हैं। यानी शहर के लोग सरकारी या प्राइवेट नौकरी करते हैं या खुद का कोई निजी कंपनी या व्यवसाय से आजीविका चलाते हैं। शहरी रोजगार को सुरक्षा और लाभ के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अस्थायी काम, दूसरा है अस्थायी काम और तीसरा है सबसे कम सुरक्षा वाले काम। आइए सभी को जानते हैं। सबसे पहले अस्थायी वाले काम को जानते हैं, जैसे कि सरकारी नौकरी। नौकरी अस्थायी होती है, नियमित वेतन मिलता है, सेवानिवृत्ति और स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलती हैं। सरकारी कर्मचारी की छुट्टी लेने पर वेतन नहीं काटा जाता है, जबकि निजी कंपनी या प्राइवेट कंपनी में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। प्राइवेट कंपनी की बात किया जाए तो वहाँ पर दोनों तरह के काम देखने को मिलता है, अस्थायी काम भी और अस्थायी काम भी। निजी कंपनी में अस्थायी काम को देखें तो बड़ी प्राइवेट कंपनियों में कुछ अस्थायी कर्मचारी को सरकारी नौकरी जैसी अच्छी तनख्वाह और सुरक्षा मिलती है। सभी को नहीं दिया जाता, पर कुछ पदें ऐसे प्राइवेट कंपनियों में भी होते हैं जिन्हें अच्छी तनख्वाह और सुरक्षा दोनों मिलते हैं। वहीं प्राइवेट कंपनी में अस्थायी काम भी देखने को मिलते हैं। ऐसे काम करने वाले लोगों को कम वेतन मिलता है, नौकरी असुरक्षित रहता है, इन्हें सामाजिक सुरक्षा यानी पेंशन या स्वास्थ्य जैसे लाभ नहीं मिलते हैं। अब शहरों में अस्थायी और अस्थायी काम के अलावा दिहाड़ी मजदूर यानी सबसे कम सुरक्षा वाले काम भी देखने को मिलता है। इनके पास कोई विशेष हुनर नहीं होता है,
इन्हें महीने में कुछ ही दिन काम मिल पाता है। ये अक्सर दूर दराज के इलाकों से काम की तलाश में आते हैं और सबसे कम सुरक्षा के अंतर्गत काम करते हैं। तो इस तरह से शहरी रोजगार को सुरक्षा और लाभ के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। अब शहर में जो है गाँव के मुकाबले आबादी बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे में कुछ लोग सेवाएं प्रदान करके भी आजीविका चलाते हैं। आइए जानते हैं अगला पॉइंट नंबर 2, नगर प्रशासन द्वारा सेवाएं। शहरों में कई लोग सेवाएं प्रदान करके आजीविका चलाते हैं, जैसे ट्यूशन, कुरियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे कामों को करके। कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण बिंदु को भी जान लेते हैं जो कि एनसीईआरटी के बुक में दिए गए थे, जैसे कि महिला सशक्तिकरण के बारे में बताया गया था। इसका मतलब है अब किसी भी व्यक्ति के जमीन में उनकी बेटियों का भी बराबरी का हिस्सा होगा। यह कानून महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हिंदू अधिनियम 2005 में संशोधन करके लाया गया था। अगर किसी पिता के 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, तो उस पिता के जमीन में उतना ही बराबरी का हिस्सा उसके बेटी का भी होगा जितना कि उनके दोनों बेटों का होगा। यह कानून यही बताता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु था सरकारी नौकरी का आकर्षण। शहरों में अधिकतर लोग सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि यहाँ स्थायित्व और सामाजिक सुरक्षा जैसे पेंशन, स्वास्थ्य लाभ ऐसी सुविधाएं मिलती हैं जो कि अस्थायी या दिहाड़ी काम में नहीं होती है। तो इस तरह से हमने पॉलिटी सब्जेक्ट को अच्छे से कंप्लीट किया, हर एक अध्याय के हर एक बिंदुओं को अच्छे से जाना। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।